11th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो उसका नाम है सेल। वही सेल जिसको आप स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हो या यूनिट ऑफ लाइफ कह लो। और सेल के ढांचा को देखेंगे तो आपको दिखने में तो बहुत सिंपल लगेगा सब कुछ आता है, या तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, यूकैरियोटिक होगा, यूनिसेलुलर होगा, मल्टीसेलुलर होगा। लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे ना तो यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और जितने भी एग्जाम है, चाहे जनरल कॉम्पिटिशन हो, नीट हो, सीयूईटी हो, जो भी एग्जाम हो, इसमें जो है सेल से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपका भी डेवलप नहीं है कॉन्सेप्ट सेल के ऊपर और उसके साइंटिस्ट को आप याद नहीं कर पाते, तो ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है सेल से रिलेटेड तो आप उसको बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए सेल के बारे में क्या लिखा हुआ है। यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा मैंने बताया, जीवन के एक इकाई को कहते हैं। और सेल बहुत सारा मिलके क्या बनाता है, टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। ये आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कई बार एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। अब आइए साइंटिस्ट के बैकग्राउंड को देखते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वैन लीeuwenhoek। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो इन्होंने पहली बार क्या किया था, पहली बार ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को। लिविंग सेल को देखने वाले और डिस्क्राइब करने वाले जो पहले साइंटिस्ट हैं उनका नाम है एंटोन वैन लीeuwenhoek। इसको याद रखेंगे। उनके उसके बाद देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन था रॉबर्ट ब्राउन साहब का 1831 ईस्वी में। इन्होंने डिस्कवरी किया था किसका, न्यूक्लियस का। तो इसको तो जानते ही होंगे, डिस्कवरी जो है न्यूक्लियस का किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। उसके बाद देखिए एम स्क्लेडन, ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब वनस्पति विज्ञान है उनके, ये साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1838 ईस्वी में क्या किया था, प्लांट बताया था कि प्लांट जो है कंपोज्ड होता है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से, और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आपस में मिलकर किस चीज का निर्माण करता है, टिश्यू का। ये कहना था किनका, स्क्लेडन साहब का। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद टी श्वान, इनको याद रखेंगे, ये जूलॉजिस्ट थे। और ये 1839, बस एक साल के बाद इन्होंने अपना वर्क किया था किस पे, एनिमल सेल के ऊपर। और इन्होंने बताया था किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो ये याद रखेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको स्वान साहब को याद रखना होगा। और इन्होंने साथ साथ प्लांट में भी बताया था कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है केवल और केवल प्लांट में, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों सेल में जो है उपस्थित होते हैं। तो ये किन्होंने बताया था, स्वान साहब ने। अब स्क्लेडन साहब और स्वान साहब ने क्या किया था, आपस में मिलकर एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था सेल थ्योरी। तो यहाँ पे देखो सेल थ्योरी। लेकिन सेल थ्योरी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या था कि यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब सेल के बारे में तो बता रहा है सेल थ्योरी, लेकिन एक नया सेल कैसे फॉर्म्ड होता है, क्या उसका प्रोसेस है, वो बताने में नाकाम रहा था सेल थ्योरी। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि बताइए सेल थ्योरी क्या नहीं बता पाया, तो उसने नहीं बताया कि न्यू सेल्स जो है कैसे फॉर्म्ड हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एक और थे जिनका नाम है रुडोल्फ विर्को, इनको याद रखेंगे। इन्होंने सेल थ्योरी को क्या किया था, मॉडिफाई कर दिया था 1855 में। और इन्होंने कहा था सेल्स जो है डिवाइड करता है और न्यू सेल जो है फॉर्म्ड होता है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसी को कहा था ओमनीसेल्युला ईसेल्युला। इसके ऊपर क्वेश्चन आया भी है नीट में। तो ओमनीसेल्युला ईसेल्युला, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेल्स है वो फॉर्म होता है किससे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले वाले सेल से जो है फॉर्म्ड होता है। इसको याद रखेंगे। अब एक बात और याद रखना है कि वायरस को किस कैटेगरी में रखा, तो ये एक्सेप्शन है किसका, सेल थ्योरी का, क्योंकि इसके पास क्या है, सेलुलर मशीनरी जो है नहीं होता है। कई जगह कहते हैं वायरस को कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग, तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि वायरस को क्या कहेंगे। यहां पे देखो लिविंग, और इधर मैं लिख दूं नॉन लिविंग। इसके बीच में क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, वो क्या है आपका, वायरस। तो इतना साइंटिस्ट का आपको बैकग्राउंड याद रखना चाहिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक ढांचा देखते हैं। तो सेल जो बनाते हो आप, तो सेल में तो आप जानते ही हो, एकदम शुरुआत से ही जानते हो, सेल में जो आउटर लेयर होता है, अगर मैं प्लांट के केस में बात करूं तो क्या होगा, सेल वॉल होगा। तो यहाँ पे सेल वॉल दे दिया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यूकैरियोट का बात करें तो इसमें क्या होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। और सेल वॉल के नीचे जो लेयर होगा, यहाँ पे देखिए सेल वॉल के नीचे जो लेयर होगा, तो ये लेयर मैं बनाता हूँ सेल वॉल के नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको कहेंगे पीएम कहो या सीएम कहो, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे ही देखो सेल वॉल, जैसे मान लो कि आप यहां पे हो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं रफ,
और अगर आपको सेल को देखना है तो सबसे पहले आउटर लेयर पे आपको किससे मुलाकात होगा, सेल वॉल से। सेल वॉल के बारे में आप जानते होंगे, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, तो इसको याद रखिएगा, नॉन लिविंग। सेल वॉल के जैसे अंदर झांकोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या होगा, फ्लूइड भरा होगा, उसके अंदर जो है ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, इसको कहते हो आप साइटोप्लाज्म। तो इतना तो जानते होगे क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो क्या किया, पहले मुलाकात होगा किससे, सेल वॉल से, उसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखिएगा एक अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये क्या है आपका, सेंटर में क्या है आपका, न्यूक्लियस। तो यहां पे लिख देता हूं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कह देंगे क्या, क्रोमोसोम। तो यहां पे लिख दिया मैं क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। तो यहां पे लिख देता हूं डीएनए, वो क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल है। वो क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल है, राइट। अब इस न्यूक्लियस के अलावे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में जो है एकदम से तैरते रहते हैं। जैसे मैं बताऊं तो आपका एक होगा, मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ होगा, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हो, है ना। प्लास्टिड मान लो, प्लास्टिड भी होगा, तो प्लास्टिड जिसके अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लास्टिड, है ना, प्लास्टिड। उसके बाद देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैं बना देता हूँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी भी होता है, राइबोसोम भी होता है साइटोप्लाज्म में, देखेंगे वैक्यूल भी होता है ना, सेंट्रोसोम भी होता है। तो तमाम तरह के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इसमें जो है प्रेजेंट होंगे। तो इसको याद रखो। तो ये बेसिक ढांचा है किसका, आपका सेल का। अब सेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका ऑर्गेनेल। तो ऑर्गेनेल्स को समझिए। तो ऑर्गेनेल्स में दो तरह का ऑर्गेनेल्स है, एक है आपका मेम्ब्रेन बॉन्ड और एक है मेम्ब्रेन लेस। तो ऑर्गेनेल सबसे पहले कहां पाया जाएगा, तो आपको अब पता हो गया कि साइटोप्लाज्म में जो है क्या पाया जाएगा, सेल ऑर्गेनेल पाया जाएगा। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल होंगे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको याद रखेंगे। ये दो तरह का होता है, एक होता है SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इसलिए बोलते हैं कि इस पे क्या होगा, राइबोसोम्स जो है अटैच्ड होता है, राइट। तो एक हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड, मतलब इसके ये ऑर्गेनेल के ऊपर क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी सुन रखा होगा, लाइसोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक्रो बॉडीज है, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस तो देख ही लिया, साथ ही साथ प्लास्टिड। तो ये जो 8 देख रहे हो इसमें क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेनस में आपको याद रखना है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्या करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। और आपका है सेंट्रोजोम। इस सेंट्रोजोम को अगर याद होगा तो इसमें क्या आएगा, सेंट्रियोल आएगा। सेंट्रियोल ही क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, फाइबर फॉर्मेशन, और हेल्प्स करता है किसमें, सेल डिवीजन में, फॉर्मेशन, और हेल्प करेगा किसमें, सेल डिवीजन में। तो इसको याद रखेंगे, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। तो ये जो है सारे के सारे ऑर्गेनेल्स आपको याद रखने। अब जब सेल पढ़ ही रहे हो तो सेल में दो तरीके का सेल आपको याद रखना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इधर जगह बना लेता हूं। देखिए सेल में आपको दो तरीके का सेल जो है आपको याद रखना चाहिए। तो देखो सेल में यहां पे एक होगा आपका यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, और दूसरा होगा आपका मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो इसको याद रखेंगे, एक है यूनिसेलुलर और दूसरा क्या है, मल्टीसेलुलर। यूनिसेल जो है किससे बना होगा, एक सेल से बना होगा, और मल्टीसेलुलर क्या है, एक से ज़्यादा सेल का होगा, तो इसको क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आप जानते भी होंगे सारे के सारे जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरियाज आर क्या, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया क्या है आपके सारे के सारे जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। अब कहोगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो सेल में आपने सुन रखा होगा कि सेल में एक होता है प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोकैरियोट्स, और दूसरा होता है आपका कौन सा, यूकैरियोट्स। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो पहले ही समझो। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है, तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में आपको याद रखना है न्यूक्लियस के हिसाब से अंतर है। इसमें जो है यहाँ पे फॉल्स न्यूक्लियस होता है, फॉल्स न्यूक्लियस, और इसमें जो है ट्रू न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस। तो फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस में क्या अंतर है, तो जो आपका सेल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर जो है अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर के मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये पाया जाएगा तो क्या होगा, यूकैरियोट होगा। अगर नहीं पाया जाएगा तो ये क्या होगा, प्रोकैरियोट होगा।
है ना। तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस किस में होगा आप देखेंगे तो यूकैरियोट में होगा, और प्रिमिटिव स्टेज में जो होगा किसमें, वो किसमें, प्रोकैरियोट्स में होगा, इसको याद रखें। अब यूकैरियोट्स में कौन आएगा, तो जितने भी प्लांटी हैं, है ना, उसके बाद एनिमेलिया हैं, उसके बाद फंगाई है, सारे के सारे क्या है, ये यूकैरियोटिक है। तो इसको आप याद रखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो इस वीडियो में आपको क्या कॉन्सेप्ट मैंने देना चाहा आपको, कि सेल का आपको ओवरव्यू दिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा था, साइंटिफिक बैकग्राउंड। साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, साइंटिफिक बैकग्राउंड, इसको समझना बहुत जरूरी था। तो साइंटिफिक बैकग्राउंड से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो भी कर लोगे। इसके बाद में अगले वीडियो में मैं एक एक करके बताऊंगा सारे इसके जितने भी कंपोनेंट है सेल के, उन सब को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए, चैनल को लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।